नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए सीडीपी के क्वेश्चंस होंगे और मैं कहूँ तो ये 2019 में जो आपका पेपर हुआ था उसका एक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पार्ट 1 हम इसका पहले अपलोड कर चुके हैं और बात यहाँ पे करेंगे आज हम पार्ट 2 की। पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो आप लोग को आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। आपको बताना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की तो जीन पियाजे के द्वारा बताई गई ये तीसरी अवस्था है, जिसकी जो वर्ष है वो कितना बताया था उन्होंने, 7 से 11 वर्ष की इसको बताया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने। और आपसे पूछा है कि कौन सा व्यवहार बच्चा प्रदर्शित करता है इस अवस्था में। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। बात करेंगे अगर सही आंसर की हम तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, संरक्षण और कक्षा समावेशन, ये भावना जो है वो बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। जबकि जो इससे पहले वाली अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें जो है वो असंरक्षण होता है, वहीं मूर्त संक्रियात्मक में संरक्षण देखने को मिलता है। और बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की तो ये जो है इसमें जीन पियाजे क्या कहते थे कि बच्चा तार्किक रूप से सोचने लगता है, किंतु ऐसी वस्तुओं को जो ठोस या मूर्त रूप से उसके सामने उपस्थित होती हैं, ऐसी वस्तुओं के बारे में वो सोचने लगता है। हमने जीन पियाजे पे कंप्लीट डिस्कशन पहले भी कर रखा है, वीडियो अपलोड की गई थी आप लोगों के लिए, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसे एक बार देख के अपनी पहले समझ को बना लीजिएगा कंप्लीटली, फिर आपको है और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपसे पूछा है कि जो बच्चों का आकलन किया जाता है, जो उनसे कोई परीक्षा के बाद या किसी टेस्ट पेपर के बाद, तो उसका एक प्राथमिक मूल रूप से क्या उद्देश्य होना चाहिए। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। बात करें सही आंसर की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपको जो दिख रहा है ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना, यानी बच्चों में क्या ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से वो उनकी चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं या वो अच्छा करने में नहीं कर सके हैं, अच्छा ये समझने का हमारा उद्देश्य होता है आकलन करने का। ना कि रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ना कि विद्यार्थियों के लिए किसी प्रकार की कोई श्रेणी निश्चित करना, और ना ही प्राप्तांकों के आधार पर उनका नामांकन करना, ये हमारे उद्देश्य नहीं होने चाहिए। तो बात करेंगे अब हम अपने अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। आपसे पूछा है कि बुद्धि के बारे में क्या सही है। क्या बुद्धि बहुआयामी है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है, या मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा या निर्धारित किया जा सकता है, या फिर ये एकात्मक कारक है। बात करें सही आंसर की तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है, इसका सही आंसर है। बुद्धि को क्या कहा गया है, मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। हम कई प्रकार से चीज़ों को सोचने की क्षमता रखते हैं और एक जटिल योग्यताओं का समूह है। बात करें बहुआयामी की तो जेपी गिलफोर्ड ने कहा था कि बुद्धि बहुआयामी है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि रूही जो है वो हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान के बारे में सोचती है, और इनमें से जो काफ़ी समाधान होते हैं वो उसके मौलिक होते हैं। मौलिक का मतलब क्या है कि वो एक नए आइडियाज़ लेकर आती है अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा, और एक से अधिक समाधान के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में सोच पाती है। तो ऐसे में जो रूही है वो किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4, और आपको बताना है अपना सही आंसर। बात करें सही आंसर की तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो देख रहे हैं आप, सृजनात्मक विचारक, ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे सही होगा ये, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जो है वो अपसारी रूप से, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर इस सृजनात्मक की जगह यहाँ पे आपको अपसारी लिखा दिखता तो वो भी इसका जो है सही आंसर होता। जब कोई भी व्यक्ति जो है वो अपसारी रूप से चिंतन कर पाता है तो वो कैसा विचारक होता है, सृजनात्मक विचारक होता है। एक से अधिक जो है वो समाधान सोच पाता है अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है सृजनात्मक विचारक एकदम सही होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में उल्लेख की गई जो समावेशी शिक्षा है उसकी अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले बात कर ले समावेशी शिक्षा की कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। और इंक्लूसिव का
मतलब ही यही होता है कि हम सभी चीज़ों को जो है या सभी प्रकार के लोगों को समावेश करें उस शिक्षा प्रणाली में। तो हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा जो है वो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र जो हैं वो समान रूप से उनको शिक्षा की प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। एक ही विद्यालय में वो जो है टाइम स्पेंड करके जो है वो चीज़ों को साथ में सीखते हैं। तो ऐसी जो शिक्षा प्रणाली है वो समावेशी शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे ये हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो समावेशी शिक्षा पर आधारित है। बात करें सही आंसर की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ये इसका एकदम सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो है शिक्षा संबंधी अधिकार भी है बच्चे का, समावेशी शिक्षा का, इसलिए ये अधिकार आधारित है और साथ साथ उसके ये एक मानवतावादी परिप्रेक्ष्य भी है। इसके साथ ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि ये व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है। और यहाँ देखिए बच्चों के साथ अशक्त वर्ड का यूज़ हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अशक्त बच्चों के लिए नहीं होती है, बल्कि ये अशक्त और सामान्य और दिव्यांग सभी प्रकार के बच्चों के लिए जो है वो एक शिक्षा की समान शिक्षा के अवसर की एक व्यवस्था होती है। बढ़ते हम अपने अब अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि शिक्षण अधिगम में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो वंचित समूह है अगर उसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता जो है विद्यार्थियों की वो कम है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। बात करें सही आंसर की तो जो एक शिक्षक होगा वो क्या करेगा कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करेगा कि उसके पढ़ाने की जो तरीका है, जो मेथड वो अपना रहा है, क्या वो सही है, उससे बच्चे को समझ में आ रहा है। साथ साथ बच्चे की सहभागिता में सुधार करेगा और उसकी सहभागिता को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा कि बच्चे जो हैं वो अधिक से अधिक रुचि लें, उसके पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें और उनकी जो एक सहभागिता है वो भी सुनिश्चित हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, और आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार से बताना है आपको अपना सही आंसर। बात करें सही आंसर की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि उसे सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप अन्य 3 ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे हतोत्साहित वर्ड आया है, नहीं सही हो सकता है, तैयार नहीं करना चाहिए या कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये इसके सारे गलत ऑप्शन होंगे। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उसे सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। बात करें पठन वैफल्य की तो पठन का अर्थ है पढ़ना और वैफल्य का मतलब है एक प्रकार की असफलता या विफलता। जो बच्चे पढ़ने में असफल हैं उनके प्राथमिक लक्षणों को आपको बताना है कि वो उनके क्या प्राथमिक लक्षण होंगे। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं 1, 2, 3 और 4। बताना है आपको अपना सही आंसर। बात करेंगे सही आंसर की तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो पठन वैफल्य बच्चे होंगे ये उनके प्राथमिक लक्षणों में शामिल होगा, बल्कि बार बार दोहराना या न्यून अवधान विकार या पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ये तीनों इसके ऑप्शंस नहीं सही हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न में आपसे पूछा है, सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हैं या किस प्रकार से भिन्न हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं 1, 2, 3 और 4। बात करें सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर 4 सन्निहित यहाँ पे सही वर्ड होगा। जो आपका यहाँ पे सन्निहित आएगा कि संवेग और संज्ञान क्या है, एक दूसरे से सन्निहित हैं, ना ही स्वतंत्र है, ना ही पूर्णतः अलग है, ना ही संबंधित नहीं। ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो है वो प्राथमिक रूप से किस पर आधारित या फिर केंद्रित होता है। और आपके ऑप्शंस यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से हैं। बताना है आपको अपना सही आंसर। सबसे पहले आपने ध्यान दिया होगा तो संरचनावादी के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसमें कि जीन पियाजे और कोहलबर्ग दोनों ही जो है वो संरचनावादी ही थे, जो मानते थे कि बच्चे जो है वो अपने ज्ञान का सृजन अपने
अपने वातावरण से और स्वयं से करते हैं। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं और स्वयं अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है अपना सही आंसर। चलिए बात कर लें सही आंसर की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है अवबोधन की प्रक्रिया पर आधारित है या केंद्रित है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो संरचनावादी ढांचा है उसमें अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन पर केंद्रित होता है। बात करें इस अवबोधन की तो ये एक ऐसी मानसिक शक्ति है अवबोधन, जिसमें क्या होता है कि सहज ही हम इंद्रियों द्वारा किसी ज्ञान का सृजन या फिर किसी बात को कहें तो ठीक तरीके से जो है वो सहज ही समझ लेते हैं। ये एक अवबोधन की प्रक्रिया होती है जो संरचनावादी ढांचे में देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें अन्य 3 ऑप्शन की तो यहाँ पे यंत्रवत याद करना बिल्कुल नहीं, प्रबलन नहीं हो सकता है और अनुबंधन द्वारा अर्जित भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बात करें सहजानुभूत सिद्धांत की सबसे पहले तो ये एक ऐसे कंसेप्ट होते हैं, एक ऐसी अवधारणाएं होती हैं जो बच्चा क्या करता है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को देख के ही बना लेता है। एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो उसके सामने भी नहीं होते हैं और उन्हीं को वो समझ के एक अपना कंसेप्ट बना लेता है और उसी के बेस पे क्या करता है, एक अपनी बिल्डिंग जो है उसका निर्माण करता जाता है। बिल्डिंग यानी कि थॉट्स जो हैं वो, उसके बिलीफ जो हैं वो उसी को बनाता जाता है, उसी कंसेप्ट पे, उसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे। तो ये आपका सहजानुभूत सिद्धांत होते हैं। ऐसे में एक शिक्षिका क्या करेगी उनको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं 1 2 3 और 4। बताइएगा अपना सही आंसर। चलिए बात करें सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। यहाँ पे चुनौती वर्ड को निगेटिव में नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे अन्य ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं कि इन सिद्धांतों को अनदेखा आप नहीं करेंगे, दंडित नहीं करेंगे बच्चों को और बार बार याद करने के लिए भी नहीं कहेंगे बच्चों को। तो क्या करेंगे आप, उसके सामने ऐसे प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिससे उसको जो है, जो उसके सहजानुभूत सिद्धांत हैं वो उसमें परिवर्तन करके सही दिशा में सोच पाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो फटाफट से लाइक करते जाइएगा। आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड करके लाते रहें आपके लिए और आपका बेस जो है वो अच्छा होता चला जाए सीडीपी में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ अब। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसकी क्या विशेषताएं होंगी। छात्र केंद्रित यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड हमारा मनोविज्ञान है उसकी क्या विशेषताएं होंगी। बात करें 4 ऑप्शंस की तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, बताना है आपको अपना सही आंसर। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, क्योंकि योग्यता के आधार पर आप विद्यार्थियों का नामांकन करें ऐसा हमारा एनसीएफ भी नहीं कहता है और ऐसा हमारी मनोविज्ञान का कोई भी थियरी ये बात वे विश्वास नहीं करती है। सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होंगे नहीं चल सकता है काम, यंत्रवत याद करा देंगे तो ऐसे में कोई भी बुद्धिमानी का लक्षण ये यंत्रवत नहीं होगा, ना ही वो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता में आएगा। तो अगर हम बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देते हैं, उनको बाहरी वातावरण से जोड़ के सिखाते हैं तो यही जो है वो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र है और इसकी विशेषता है। चलिए बढ़ जाएं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार पूछा है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं 1 2 3 और 4। बताना है आपको अपना सही आंसर। बात करेंगे सही आंसर की तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जिसमें दिया हुआ है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन क्यों गलत है देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्मरण की प्रक्रिया दिया हुआ है, यहाँ पे यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया दिया हुआ है, यहाँ पर आवृत्तीय संबंध, आवृत्ति का मतलब है बार बार किसी चीज़ को, किसी व्यवहार को दोहराना, ये मतलब है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर कि बच्चे जो है वो ज्ञान का सृजन स्वयं करेंगे। ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है अधिगम, जो कि संरचनावादी सिद्धांत में कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है आपसे कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होंगे। आपके ऑप्शंस यहाँ पे इस प्रकार से हैं 1 2 3 और 4। बताना है आपको अपना सही आंसर।
बात करें सही आंसर की तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अब समझेंगे कि अवधारणाएं क्या होती हैं। तो अवधारणाएं एक ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें हम बनाते चले जाते हैं। एक अमूर्त रूप से चीज़, देखी हुई चीज़ों पे भी हम जो है क्या करते हैं, अपनी धारणा बनाते चले जाते हैं और ये धारणा हमारे बाद में क्या बन जाते हैं, विश्वास बन जाते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को विश्वास करने लग जाते हैं जबकि उनमें सच्चाई नहीं होती है उतनी ज़्यादा। तो ऐसे जो अवधारणाएं होती हैं उसमें परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए स्पष्ट उदाहरण देना जो है वो एक प्रभावशाली तरीका हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। दोस्तों अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया होगा, वीडियो लाइक करके जाइएगा और कमेंट में हमको ज़रूर से बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और कितना आपको अच्छे से अच्छा समझ में आया। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछ रहे हैं कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना या दंड का प्रयोग करना, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं 1, 2, 3 और 4 और आपको बताना है अपना सही आंसर। चलिए बात करते हैं सही आंसर की। तो यदि आप किसी भी बच्चे को लगातार पुरस्कार दें उसके छोटे या बड़े काम में, या लगातार दंड दें, तो वो क्या होगा, अप्रभावी हो जाएगा, उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आपने देखा भी होगा यदि आप हर छोटी बड़ी बात के लिए उसको डांट दें तो वो तीसरे दिन से बच्चे को डांट का, मार का डर भी खत्म हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप रोज किसी बच्चे को किसी काम करने पर चॉकलेट दिलाएं या किसी तरह का पुरस्कार दिलाएं तो कुछ दिन में, 2 या 3 दिन बाद ही उसको उसकी भी कोई महत्वता या इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है उसको पुरस्कार की। इसी प्रकार से कहा गया है कि आप हर गतिविधि के लिए बच्चे को जो है वो पुरस्कार और दंड नहीं देंगे। तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कि यदि आप लगातार ऐसा करते हैं तो बच्चे की जो एक स्वाभाविक अभिरुचि होती है, एक जिज्ञासा होती है, वो कम होती जाती है। वो सिर्फ पुरस्कार या दंड के भय से या पुरस्कार के लालच से ही जो है वो अधिगम करता है। इसकी जो भागीदारी होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जैसा कि हर वीडियो में आपके लिए होता है एक प्रश्न और आपको बताना होता है उसको कमेंट में जा कर के, तो इस वीडियो का आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये कथन किसका है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 लॉरेंस कोलबर्ग, ऑप्शन नंबर 2 जीन पियाजे, या फिर ऑप्शन नंबर 3 लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर 4 है आपके लिए एल्बर्ट बंडूरा। आपको अपना सही आंसर मेन कमेंट में जाकर के बताना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।